आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है हमारी ये एपिसोड सीरीज, और इसका एपिसोड है ये हमारा दूसरा। टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं और कुछ आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में हम आपको पैसेज और कई तरह के क्वेश्चन कराने हैं, जिसमें कुछ कार्टून मैप वगैरह सब होगा। तो ये सीरीज जैसे जैसे आगे चलती जाएगी क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे और कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को सही तरीके से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है, बार बार देखना है। और कोई दिक्कत आए आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और मेरा इंस्टाग्राम पे जो यूज़र नेम है वो है एकलव्य स्टडी पॉइंट। आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करना है, आपको वहाँ पे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल कर मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर कोशिश करूँगा मैं सबको रिप्लाई करूँ, ठीक है। ऐप, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको कुछ क्विज मिल जाएंगी, फ्री क्विज आपको वहाँ पे अवेलेबल है। क्विज आप फ्री में दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नए क्वेश्चन हम वहाँ पे डालने वाले हैं जल्दी ही। और पेड कोर्स भी हमने पॉलिटिकल साइंस का बनाया है, प्रीमियम कोर्स, जो कि टर्म 1 के अकॉर्डिंग है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा उसको परचेज करना चाहे तो वो जरूर परचेज करे, आपको फ़ायदा मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया गया है पूरा समराइज तरीके से। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको कथन कारण के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, प्रैक्टिस कराए हुए हैं क्वेश्चनों की, पैसेज आपको काफ़ी सारे कराए हुए हैं, समरी पूरी करा रखी है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, और कार्टून मैप वगैरह सब कुछ वहाँ पे करा रखा है। तो आपको कंप्लीट एक पैकेज मिल जाएगा ओनली 149 में, और जिसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको मार्क्स में आपको फ़ायदा मिलेगा, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। देखो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी से और डीप है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत डीप पढ़ा है तो आप आराम से कर पाओगे। अगर आपने डीप नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन दिए कहाँ से हैं, तो एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? ऑप्शन में है सुकर्णो ने किया था, या फिर गमाल अब्दुल नासिर ने, या ट्रूमैन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा गमाल अब्दुल नासिर के बारे में। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे, बॉक्स वगैरह में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इनके द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्शल योजना का संबंध डैश से है। अब देखिए मार्शल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आती है, और अभी अभी जो आपके ये प्री बोर्ड वाला पेपर था इसमें भी एक जगह था मार्शल योजना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मार्शल योजना क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं। जब यूरोप को आपको पता है वहाँ पे क्या हाल हुआ था, बंटवारा वहीं से हुआ था, और अर्थव्यवस्था वहाँ की देखे तो तहस नहस हो गई थी। जर्मनी वाला आपने पूरा चैप्टर के अंदर आपको बताया, बर्लिन की दीवार, क्या क्या वहाँ पे हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ, यूरोप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो पूर्वी यूरोप जो था उसको सोवियत संघ के द्वारा मदद कर दी गई थी, पश्चिमी यूरोप जो था उसको अमेरिका के द्वारा मदद कर दी गई थी। और अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोप को मदद की थी, ठीक है, वही किस नाम से जानी जाती है? मार्शल योजना के नाम से। तो इसका ऑप्शन जो बी है, यानी जो सेकंड ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश रेखा द्वारा कोरिया का विभाजन। आपने साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पढ़ाई होगा चैप्टर के अंदर। तो ये जो कोरिया का विभाजन है ये कौन सी रेखा के द्वारा है? ऑप्शन में है 35वीं समानांतर रेखा, 36वीं समानांतर रेखा, 37वीं समानांतर रेखा, और 38वीं समानांतर रेखा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे अगर डीप पढ़ते हो तो। सेंटो को पहले किस नाम से जाना जाता है? आपने सीटो और सेंटो के बारे में पढ़ा है चैप्टर में, आपको बताया था मैंने। एक संधि 1954 में हुई थी, एक 1955 में हुई थी। पूरा का पूरा आपको चैप्टर की वीडियो में डिटेल में बताया है। तो इसी में से ये जो सेंटो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसको बगदाद समझौता कहा जाता था। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, मान लो इसी चीज को घुमा दें, वो ये बोले बगदाद समझौते को बाद में किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सेंटो के नाम से, ठीक है। तो कैसे भी आ जाए आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सोवियत संघ में किसने सुधारों का प्रयास किया था? बोरिस येल्तनिन, मिखाइल गोर्बाचेव, रिचर्ड निक्सन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं मिखाइल गोर्बाचेव जो थे इन्होंने सुधारों की नीति चलाई थी, ठीक है। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका आपने पढ़ा होगा, पेरेस्ट्रोइका
ठीक है, या फिर आप आर्थिक सुधारों की नीति, लोकतंत्रीकरण की नीति भी कह लो। ये रशियन वर्ड है तो आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, पर ये आपको याद रखना है। मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन है, वारसा संधि कब हुई थी? ऑप्शन में है 1949, 1954, 1960 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 1949 में कौन सी संधि हुई थी? नाटो हुई थी। और यहाँ पे तो वारसा पूछा हुआ है, तो वारसा ना तो 1949 में हुई है, ना ही ये 1954 में हुई है, और ना ही ये 1960 में हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो कब हुई थी? तो आपको ये याद रखना है 1955 में ये जो वारसा संधि है ये हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा धुरी राष्ट्र है? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में आपको पता होगा अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, यानी ये तो मित्र राष्ट्र में थे। ठीक है ये, लेकिन जो धुरी राष्ट्र थे उसमें कौन से थे? जर्मनी था, जापान था, इटली था। ये आपने सारा याद करा होगा। तो जर्मनी जो है वो किस में था? धुरी राष्ट्र में था। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं रखे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा मैं है जो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। आंसर आपको कैसे देना है? आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन है कि जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी था, यहाँ पे बम गिराए गए थे। ठीक है, लिटिल बॉय फैट मैन उनके नाम थे। तो उनकी जो कैपेसिटी थी, उनकी जो क्षमता थी वो कितनी थी? तो आपको वो क्षमता जो है अपने आंसर में लिख देनी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको क्या करना है? बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को उलझाते हैं। तो कथन और कारण, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कथन को पढ़ना होता है, जांचना होता है कि कथन सही है या गलत है। फिर कारण को पढ़ना होता है, उसे जांचना होता है क्या ये दोनों कारण सही है या गलत है। फिर देखना होता है कि कथन और कारण के बीच में क्या कोई रिलेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ चल रही है। अगर कंफर्म हो जाता है उसके बाद ही हमें अपने आंसर सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। कथन, परमाणु अप्रसार संधि केवल शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल सही है। ये केवल उन देशों को एटमी हथियार रखने की इजाजत दे रही थी जो उस समय में 1967 के आसपास की बात है, जो उस समय में परमाणु शक्ति संपन्न थे, जिसमें ये जो अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन वगैरह ये जो थे, ये मतलब एक तरह से आप देखोगे ये ताकतवर थे, इनके पास हथियार थे, इन्हीं को परमिशन दे रही थी। लेकिन जो बाकी देश थे अगर वो बनाए तो उन पे प्रतिबंध लगाया जा रहा था, तो इसलिए भारत ने क्या करा था? इसका विरोध करा था। तो कथन आपका ठीक है। कारण को देखते हैं। भारत ने इस संधि का विरोध किया था, यानी कौन सी संधि का? इस संधि का, यानी कनेक्टेड है बिल्कुल। आप समझ गए होंगे पहली लाइन से ही, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण नीति थी, बिल्कुल भेदभाव था। क्योंकि हमारे जैसे देश जिनके पास उस समय में हथियार मान लो ना रहे हो ऐसे, अगर हम बनाना चाहें तो हम पे क्या करते थे? वो बैन कर रहे थे, हम मतलब हम पे प्रतिबंध लगा रहे थे। तो ये चीजें भेदभाव वाली नीति थी। ठीक है, इस संधि को 1995 में अनियत, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ, माफी चाहता हूँ इसके लिए। अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसको 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये ठीक है, ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, यानी कथन ठीक है और कारण ठीक है। क्या कारण कथन को एक्सप्लेन कर रहा है? यस, बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कथन और कारण जो है दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कथन देखो क्या है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। अगर आपने पढ़ा होगा डीप तो आपको पता होगा कि 70 साल तक इसी पार्टी ने शासन किया था, यानी कथन हमारा चेक हो गया, कथन ठीक है। कारण को चेक करते हैं। सोवियत संघ में बहुदलीय व्यवस्था थी। अब बहुदलीय व्यवस्था क्या यहाँ पे थी? तो नहीं थी। बहुदलीय का मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हो। जैसे भारत में देखो, कांग्रेस है, भाजपा है, उसके अलावा भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, मैंने आपको मेन पार्टी बता दी। तो भारत में तो अलाउ है, बहुदलीय व्यवस्था है। क्या सोवियत संघ में भी बहुदलीय व्यवस्था थी? तो हमारा आंसर होगा नहीं। वहां पे तो विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं थी, केवल एक ही पार्टी को शासन का अधिकार था। वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि कथन तो ठीक है लेकिन कारण जो है वो गलत है। अब अपना आंसर क्या बनेगा? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो आपको पहचान में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कथन फिर से पढ़िए एक बार ध्यान से। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बर्लिन की दीवार जो थी वही बंटवारा कर रही थी दुनिया का, जहाँ पे एक तरफ पूर्व की तरफ देखें तो सोवियत संघ वाला आपको खेमा दिखेगा, पश्चिम की तरफ देखोगे तो यूएसए वाला खेमा दिखेगा। यानी आपका कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब कारण को चेक करते हैं। इस दीवार को 1989 में वहां की सरकार ने गिरा दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज सही है और एक चीज गलत है। क्या सही है कि इस दीवार को 1989 में गिराया गया था, ये तो सही है कि 1989 में गिराया गया था, लेकिन वहां की सरकार ने गिरा दिया, ये लाइन जो है गलत है। आपको पता है कि किसने गिराया था? वहां की जनता ने, आम जनता ने गिराया था, ठीक है, सरकार ने थोड़ी गिराया था। तो कारण क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। यानी अपना कथन तो ठीक है लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कथन सही लेकिन कारण गलत। और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से था, कथन ठीक था लेकिन कारण जो है वो गलत। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कथन और कारण बहुत ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की नीति चलाई। क्या ये सही है? यस, मिखाइल गोर्बाचेव ने ही सुधारों की नीति चलाई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित कर दी गई। क्या ये सही है? ये भी सही है कि सोवियत संघ में जब जो विघटन हो गया था 1991 में, उसके बाद ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसको बैन कर दिया गया था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आपका कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। क्या कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो देखिए कथन में बात क्या चल रही है? सुधारों की नीति की बात चल रही है, लेकिन कारण में क्या बात चल रही है? कम्युनिस्ट पार्टी के बैन होने की बात चल रही है। यानी दोनों में अलग अलग बातें चल रही है। बातें दोनों ठीक है, यानी कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अपना क्या आंसर होगा? बी। यानी कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, सही व्याख्या नहीं है। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। आई होप आपको इतने आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे प्रीमियम कोर्स में जा सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पहले से सिस्टमेटिक तरीके से आप अवेलेबल करा रखे हैं। बाकी आपके लिए ऐसे रेगुलर क्लास आती रहेगी। यहाँ पे भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, कई सारे, इतने एपिसोड आएंगे आपके पेपर तक, लगातार एपिसोड आते रहेंगे कि आप परेशान हो जाओगे इन क्वेश्चनों को कर करके, ठीक है, ये समझ लो। तो यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ पैसेज भी कराने वाला हूँ। आने वाली कुछ वीडियो में आपको पैसेज की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो फिलहाल आप एपिसोड को बहुत ध्यान से देखते हैं और शेयर जरूर करते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।